हेलो 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 हेलो। चलो 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 चलो। इधर 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 इधर। नया 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 नया। एकदम 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 प्यारी। टर्म ऑफ डिलीवरी। दत्ता। ये ग्रीन के बाजू में। चलो जी। मैक्रो इकोनॉमिक्स चालू करते हैं। हेलो। अरे यार, ये दिख नहीं रहा मुझे लाइव में। कैसे दिखेगा? लिंक आया क्या आपके पास? किसी के पास लिंक आया क्या? रात को आया था। मतलब लिंक आ चुका है, पर इनको रुको, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। ओके ओके ओके। लिंक आ चुका है ना? जय श्री कृष्णा। ठीक है। मैं वही सोच रहा था। चलो। अब हमारा अपन अगर बात करें तो तारीफ करोगे कब तक? हाँ, कब तक मेरे सीने में सांस रहेगी तब तक। शुरू करें? करें। चलो। तो मैं कर देता हूँ यहाँ से बटन स्टार्ट। स्टार्ट। 10-16 हुआ है। चलिए जी। ध्यान से सुनना। पहला चैप्टर हमने खत्म कर दिया है पूरा। पहला चैप्टर, चैप्टर फर्स्ट इज कंसिस्ट ऑफ 2 यूनिट्स। एकदम ध्यान से सुन लो बॉस। ध्यान से सुन लो। इसमें कुल 6 यूनिट्स हैं। ठीक है। इसमें 3 यूनिट्स ऐसी हैं जो अप्रोक्सीमेट 12 मार्क्स का कवरेज है। 12, कोई 15 भी है, कोई यूनिट 8 मार्क्स पे भी रुक जाएगी। तो जो हैवी यूनिट्स हैं वो पहली 3 यूनिट्स अपन जो मजबूत है ना, जिसमें ज्यादा क्वेश्चन आस्किंग है, वो अपन फर्स्ट उठाकर खत्म कर रहे हैं, जिसमें से एक हमारी किस्मत से बहुत अच्छे से हो गई है। राइट। न सिर्फ हमने उसके कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए, बल्कि मॉड्यूल में जितने क्वेश्चंस हैं, अगर आप मॉड्यूल गो थ्रू करते हैं तो मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस किए, और उसके सिमिलर कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए भी और आपने सॉल्व भी किए। राइट। अपन ने केनीशियन थियरी एक चैप्टर, मतलब नेशनल इनकम को 2 टुकड़ों में बांटा। नेशनल इनकम का पार्ट 1 को अपन ने बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को मिलाकर इकट्ठा किया और फिर उसके सारे क्वेश्चंस किए। और उसके बाद सेकंड हमने केनीशियन थ्योरी। केनीशियन थ्योरी तो 3 टुकड़ों में डिवाइड है। एक मल्टीप्लायर है, एक 2-3 सेक्टर मॉडल से, और एक बेसिक पहला वाला था, प्रोपेंसिटी ऑफ इनकम वाला। एक एवरेज और वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी की बात की है। फिर हमने मल्टीप्लायर की बात किया, और फिर 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर मॉडल, और उनके कॉन्सेप्ट्स के साथ फिर हमने उनके क्वेश्चंस कर लिए। तो ये दोनों जो है नेशनल इनकम का यूनिट 1 और यूनिट 2 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। तो कम से कम 10, मतलब 12 मार्क्स तो कहीं नहीं गई, ये मान के चलो। इंस्टीट्यूट का कुछ नहीं बोल सकते कि इंस्टीट्यूट कहां से जाएगी। 60 नंबर का, 50 से 60 नंबर के आसपास आपको हो सकता है मैक्रो से आए। हो सकता है कि वो माइक्रो को 60 दे दें, लेकिन उम्मीद है कि मोर देन 50 मार्क्स का मैक्रो आपको आने वाला है। और भाई टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 11। कितने हैं? 11। 11 में से 5 उधर है, 6 इधर है। तो जाहिर सी बात है 55 मार्क्स का तो हो ही गया अपना। 55 से 60, और 60 नंबर भी पकड़े हैं, 6 चैप्टर्स हैं, तो ऑन एन एवरेज 10 मार्क्स का निकाल के ले ले। अब 3 चैप्टर्स ऐसे होंगे जो 8-8 मार्क्स के भी होंगे, तो 3 ऐसे होंगे जो 12-12 मार्क्स के भी होंगे।
राइट। तो नेशनल इनकम उनमें से एक है, और नेशनल इनकम का आपको ज्ञान होना चाहिए। ये तो इंस्टीट्यूट बहुत दिल से चाहता है, क्योंकि आगे पीछे काम में आने वाली चीज वही है। हर चीज काम में आने, आज जो डिस्कस करेंगे वो भी आएगा। यस। चलो, तो आज हम एक नया यूनिट चैप्टर, राधे राधे, राधे राधे जपो चले आएंगे रिया जी एंड तमन्ना चौधरी। चलो ध्यान से सुनो। आज अपन स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। क्या स्टार्ट करते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड। चैप्टर का नाम क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड ही है, यानी कि विदेशी व्यापार, टाइम पास। बहुत बढ़िया। इंटरनेशनल ट्रेड आपको 11 12 में था क्या? नेशनल इनकम तो था, नेशनल इनकम तो था, लेकिन जैसा भी था अभी तो अच्छे से आता है। अभी आपको नहीं आता? आपने क्लासेस नहीं किया फिर? क्या क्या बोल रहे हैं? क्या साइंस बैकग्राउंड है? ओके। साइंस वाले तो यार वन शॉट्स ये निकाल लेते हैं। ये ना तुमको मूर्ख बनाता है, ये घर पे खुद तो पढ़ लेता है ये, और ये तुम लोग को मूर्ख बनाता है। तो इसकी हाँ, इसकी दोस्ती तुम्हारे लिए खतरा है, क्योंकि तो पढ़ लेता है और यहाँ तुम्हें मस्ती में लगा देता है। तो तुम थोड़ा सा बिवेयर, इस तरह के बंदे से सावधान रहो तुम। ये अपना पढ़ के आता है और यहाँ तुम्हें टाइम पास पे लगा देता है, ताकि ये आगे निकल जाए और तुम रह जाओ। है ना, ध्यान रखना है इसका। अरे महा झूठा है ये, महा फरेबी बंदा है ये। इंटरनेशनल इंटरनेशनल ट्रेड, नेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड। अब ध्यान से सुनो। विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार को लेकर बहुत सारे छोटे 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 कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें से एक कॉन्सेप्ट हम आज स्टार्ट करेंगे जो शायद कल खत्म हो जाएगा। दो टुकड़ों में है। विदेश से व्यापार करने को, फॉरेन ट्रेड की जब भी अपन बात करते हैं, तो फॉरेन ट्रेड जब भी नेशनल इनकम में हमने जोड़ा कि ये एक सेक्टर है फॉरेन ट्रेड, तो फॉरेन ट्रेड में क्या होता है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। वेरी गुड। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। या तो माल देश के बाहर भेजा जाता है, या फिर माल देश में मंगवाया जाता है। जब भी एक्सपोर्ट करते हैं हम, जब भी हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं, तो फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होता है कि आउटफ्लो होता है? अरे एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसी इनफ्लो होगा। बहुत बढ़िया। और हाँ, अंदर आती है। और अगर इंपोर्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो होगा। क्या ज्यादा पसंद है हमारे देश को, इनफ्लो या आउटफ्लो? इनफ्लो ज्यादा पसंद है। भाई आप प्रैक्टिकली सोचो कि जितनी ज्यादा किसी देश के पास फॉरेन करेंसी होगी, जितनी ज्यादा फॉरेन करेंसी होगी, उतनी ज्यादा आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत मानी जाएगी। अपन जब भी बात करते हैं, न्यूज में देखते हैं ना कि हमारा देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन डॉलर्स इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन डॉलर्स, 5 ट्रिलियन डॉलर, डॉलर डॉलर में बात करता है। तो इतने ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, यानी कि हम प्रोडक्शन इतना करेंगे, हर बंदे की इनकम इतनी बढ़ा देंगे कि हमारी इकोनॉमी इतना ऊपर चली जाएगी। अरे इकोनॉमी ऊपर ले जाने के लिए आप क्या करते हो? टैक्स बढ़ा देते हो, इकोनॉमी अपने आप ऊपर चली जाती है। भाई टैक्स से भी प्राइस तो पे करना पड़ ही रहा है, और बाजार में पैसा निकल के आ रहा है उतना। चलो, तो अब जब फॉरेन से माल मंगाते हैं या माल भेजते हैं, तो जब भी बॉर्डर या कस्टम बॉर्डर क्रॉस करता है, क्या आपका माल, तो उस पे एक ड्यूटी लगाई जाती है। क्रॉसिंग द कस्टम फ्रंटायर्स ऑफ इंडिया। जब कोई भी माल भारत की कस्टम फ्रंटायर्स को क्रॉस करता है, भारत की कस्टम लिमिट्स को क्रॉस करता है, भारत की जो सीमाएं हैं उनको पार करता है, तो इसे क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग द कस्टम फ्रंटायर्स ऑफ इंडिया। अगर क्रॉस करता है तो एक ड्यूटी लगाई जाती है, जिस ड्यूटी को हम क्या बोल देते हैं? कस्टम ड्यूटी।
तो कस्टम ड्यूटी कब लगती है? जब आप अपने देश की कस्टम फ्रंटायर्स को क्रॉस करते हो। अब माल भेजोगे तो भी क्रॉस होगा, माल लाओगे तो भी क्रॉस होगा। तो चाहे इंपोर्ट हो चाहे एक्सपोर्ट हो, कस्टम फ्रंटायर्स ऑफ इंडिया मतलब दूसरी देश से देश में आ रहा है, देश से बाहर जा रहा है, तो कस्टम लाइंस को तो क्रॉस कर रहे हैं अपन। तो जो ड्यूटी पे करनी पड़ेगी उसे क्या बोलते हैं अपन? कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। उसको क्या बोल देते हैं? कस्टम ड्यूटी बोल देते हैं। तो ये कस्टम ड्यूटी किस पर लगती है? इंपोर्ट पर भी लगती है और एक्सपोर्ट पर भी लगती है। पर मुझे एक बात बताना जरा ध्यान से, ध्यान से बताना, देश एक्सपोर्ट करेगा तो अच्छा है देश के लिए, या इंपोर्ट करेगा तो ज्यादा अच्छा है? एक्सपोर्ट करेगा तो ज्यादा अच्छा है। एक्सपोर्ट करने से क्या होने वाला है? आपको फॉरेन करेंसी बहुत सारी आने वाली है देश में। अच्छा, जब फॉरेन करेंसी बहुत सारी, मान लो कि तनिष्क एक बिजनेस करते हैं, तनिष्क डायमंड का बिजनेस करते हैं, और ये जितना भी डायमंड होता है यहाँ से जो नक्काशी वगैरह करके और उसको बहुत सुंदर बनाकर बेचते हैं, मान लो दुबई में, राइट? इनका, इनके हाथ की कारीगरी का या इनके फैक्ट्री का जो बनाया हुआ ज्वेलरी सेट जो भी होता है, दुबई में बहुत ज्यादा डिमांड है इनकी। तो ये दुबई में माल बेचते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट करते हैं, और वहां से फॉरेन करेंसी यूएस डॉलर में पैसे लेकर आता है। यस। लेकिन अब आप कहेंगे कि यार वहां तो दिरहम चलते हैं, वहां तो यूएस डॉलर चलते नहीं है, तो अपन यूएस डॉलर लेकर आएंगे कि दिरहम लेकर आएंगे? अरे वो अपने अपने पैसे देंगे या फिर अपने पैसों से पहले डॉलर खरीदेंगे और फिर आपको देंगे? डॉलर में होगा या दिरहम में होगा? यूएस डॉलर में ही होता है। हम बिल जिस करेंसी में बना के देंगे उसमें पेमेंट लेंगे। वो बोलेगा यार भैया हमारे पास तो दिरहम है यार, डॉलर तो ही नहीं। तो उनको बोलेंगे बाजार में जाओ डॉलर खरीदो और खरीद के डॉलर में ही पेमेंट करो, क्योंकि हमारी पेमेंट टर्म्स डॉलर की हैं, जनरली एक्सेप्टेड। किसी भी डिपेंड करता है, आपने दिरहम में पैसे ले लो, आप बदल लेना आके। अरे उसके इक्विवेलेंट आप दिरहम में पैसे ले लो और दिरहम में लेकर आप बदल लेना, लेकिन बिल जनरली किसमें? यूएस डॉलर में जनरेट होता है। क्यों? क्योंकि यूएस डॉलर जनरली एक्सेप्टेड करेंसी है पूरे विश्व में, हर जगह यूएसडी यूएसडी चलता है। तो आप चाहो तो उसमें बनाओ। आप जैसे आपने जापान से, जापान को माल भेजा, अब जापान में क्या चलती है? येन चलता है। क्या चलता है देखना जरा जापान में। चाइना में क्या चलता है? येन, येन, यॉन। अच्छा, चलो, तो वो अपनी करेंसी में पेमेंट करना चाहे कर दें, लेकिन हम जनरली क्या करेंगे अपन? यार 17 देशों को भेज रहे, तो 17 की अपन अब कोई येन में दे रहा है, कोई यूएस डॉलर में दे रहा है, कोई दिरहम में दे रहा है, कोई दिना। अरे भैया यार हम इतनी नोटंक, हम सबकी जा जा के एक्सचेंज कराएंगे। हम क्या करेंगे? बिल सबको देंगे, तुम अपना एक्सचेंज कराओ और हमें फॉरेन करेंसी यूएस डॉलर में दे दो। चलो जैसे आपको चाहिए वैसे आप ले लो, बड़ी अच्छी बात है, आप ड्यूटीज। लेकिन एक बात बताओ कि सरकार आपको टैक्स लेगी क्या एक्सपोर्ट करने पे? आप अगर मान लो जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करोगे तो आप सरकार को वैसे ही बेनिफिट दे रहे हो, फॉरेन करेंसी लाके दे रहे हो। आप सरकार को लाके दे रहे हो कि आप अपने पास रख रहे हो? आपने 1000 यूएस डॉलर का माल भेजा, एक्सपोर्ट किया, तो 1000 यूएस डॉलर आप सरकार को देने वाले हो कि आपके पास आने वाला है? अरे 1000 यूएस डॉलर का माल आपने बेचा, तो 1000 यूएस डॉलर आपके खाते में आ गए कि सरकार के खाते में आएंगे? अपने खाते में आएंगे। लेकिन अपन उस 1000 यूएस डॉलर का 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकते। सरकार क्या कहती है? ये डॉलर कहां चलाएगा रे तू? यहां तो 500 की नोट चलती है कि सर अब मेरे पास तो डॉलर ही है। हाँ, तो ये डॉलर 1000 हमको दे इसके बदले में, यानी कि सरकार हमें कन्वर्ट करके दे देगी, यूएस डॉलर अपने पास जमा कर लेगी। यस, ठीक है। तो फॉरेन करेंसी का जितना ज्यादा इनफ्लो होगा उतना सरकार को मजा आएगा। तो सरकार इन जनरल, इन जनरल मतलब सामान्य तौर पर एक्सपोर्ट पर ड्यूटी नहीं लेती है, कस्टम ड्यूटी नहीं लेती है। आप प्रैक्टिकली सोचो, लोड क्यों देना आप पे? आप तो माल बेच रहे हो, बेच के सेवा कर रहे हो सरकार की। जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करोगे सरकार, आपने, अच्छा अभी आप छोटे हो, थोड़े बड़े हो जाओगे ना तो आप पढ़ोगे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स।
सरकार टैक्स तक, इनकम टैक्स नहीं लेती है, अब ड्यूटी की तो बहुत दूर की बात है। यस। चलिए, तो एक्सपोर्ट पे जनरली ड्यूटी नहीं लगती, लेकिन इंपोर्ट, जब भी आप भारत के बाहर से भारत में माल मंगाएंगे तो आपको फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो करना है, तो सरकार आपको छोड़ेगी क्या? सरकार क्या बोलेगी? चलो। आपको पता है दवाइयां अपन बनाते हैं, जो फार्मास्यूटिकल जो गोलियां आती हैं, इनका रॉ मटेरियल कहां से आता है? चाइना से आता है, बिल्कुल ठीक जवाब। चाइना मतलब अपने ये मान के चलो कि मोटा मोटा 80-90% रॉ मटेरियल दवाइयों का कहां से आता है? चाइना से आता है। यानी कि जब भी आप बीमार होते हो ना, तो आप चाइना का माल ही खा रहे हो। अरे हाँ, भाई रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है? चाइना से आ रहा है। हम लोग तो क्या कर रहे हो, उस रॉ मटेरियल में थोड़ा बहुत इधर बस मिक्सचर करके गोलियां बना बना के दे देते हैं। तो आप क्या खा रहे हो? चाइना का माल खा रहे हो, यानी कि बहुत सस्ता होता है। अपन ने सुना ना ऐसा कि यार चाइना का माल बहुत सस्ता होता है, लेकिन बाजार में कितना महंगा बेचते हैं। तो बस यही है, चाइना का माल है। वेरी गुड। तो इम्पोर्ट पे जो ड्यूटीज लगती है या टैक्सेस जो गवर्नमेंट लेती है, इसे इकोनॉमिक्स में क्या नाम दे रखा है? टैरिफ्स। इसे इकोनॉमिक्स में किस नाम से पढ़ेंगे अपन? टैरिफ्स के नाम से। टैरिफ। ठीक है। ये टैरिफ कितने प्रकार के होते हैं? तो 10 12 15 प्रकार के बता रखे हैं, बस ये हमें आज का डिस्कशन स्टार्ट करना है। टैक्सेस हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो सरकार हमसे क्या टैक्स ले रही है? तो यार सरकार हमसे तो बहुत सारे स्पेसिफिक टैरिफिक लेती है। एड वैलोरम होता है, सुना? एड वैलोरम। चलो, तो 2 लाइन लिख लो आप टैरिफ के बारे में। टैरिफ क्या होता है? टैरिफ्स क्या होता है? लिखो। इट इज ऑल्सो नोन एज कस्टम ड्यूटीज। इट इज ऑल्सो known as कस्टम ड्यूटीज। इसे कस्टम ड्यूटीज भी कहा जाता है। टैरिफ्स आर बेसिकली टैरिफ्स आर बेसिकली tariffs are basically taxes or duties, taxes or duties imposed on goods or services imported या एक्सपोर्टेड। लेकिन इन जनरल अपन ने समझा कि एक्सपोर्ट पर टैक्स या कस्टम ड्यूटी नहीं लगता है, बट अगर लगता है तो लगे। 100 में से 99 केस में नहीं लगता, अगर एक में लगता है तो लगे। लेकिन इंपोर्ट पे तो 100% होता है, इसमें एग्जम्पशन नहीं दिया जाता जनरली। अच्छा, एक बात बताओ कि सभी माल पे एक ही कस्टम ड्यूटी लगेगी या हर माल के हिसाब से अलग अलग होता है? अलग अलग होता है, तो लिख दो डिफरेंट टैरिफ्स। डिफरेंट टैरिफ्स डिफरेंट टैरिफ्स, ये स्पेलिंग गलत लिख दी ना मैंने। डिफरेंट टैरिफ्स आर अप्लाइड टू डिफरेंट कमोडिटीज, टू डिफरेंट कमोडिटीज। अलग अलग कमोडिटीज पर अलग 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 टैरिफ लगता है। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ या फॉर्म्स टाइप्स ऑफ इंपोर्ट टैरिफ्स। इंपोर्ट पर जो टैरिफ लगता है वो कितने प्रकार का होता है? तो नंबर 1 नाम लिख लो, स्पेसिफिक टैरिफ। सेकंड, एड वैलोरम टैरिफ।
थर्ड, मिक्स्ड टैरिफ, फोर्थ, कंपाउंड टैरिफ, फाइव, टेक्निकल, अदर टैरिफ कर दें, सिक्स, टैरिफ रेट कोटास, सेवेंथ, मोस्ट फेवर्ड नेशन tariffs, MFN tariffs, most favored nations, 8, variable tariff, 9, applied tariff, 10, bound tariff, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 13 और हैं 6, लिखूं क्या? लिस्ट पूरी बना दें एक बार, या जब आगे पढ़ेंगे तब लिख लेंगे? तो आप पेज छोड़ दोगे क्या? एक 6 और हैं, आप एक एक लाइन छोड़ के लिख रहे हो कि साथ साथ लिखे हो जैसे मैं गलती कर दी? बिल्कुल वैसे ही गलती की आपने भी? अच्छा गुड, कोई चक्कर नहीं है, फिर सुन लो। अब जगह ही नहीं है तो फिर लिखेंगे फिर से अलग से। एक सेकंड बॉस, मैं जाके आता हूँ इनके पास ना। अस्सलाम वालेकुम जोया मोमिन, यस। चलो देखो, टैरिफ मतलब, टैरिफ का मतलब तो समझ गए, टैरिफ क्या होता है? ड्यूटी होता है। तो सबसे पहला है आपका स्पेशल टैरिफ, स्पेसिफिक टैरिफ। इस देखो, एक लाइन में खत्म होगा, ध्यान से सुनना। स्पेसिफिक टैरिफ मतलब ऐसा टैरिफ, टैरिफ का मतलब है ड्यूटी। कौन सी ड्यूटी? कस्टम ड्यूटी। ऐसी ड्यूटी जो पर यूनिट बेसिस पर लगती है, प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी ड्यूटी जो पर यूनिट पर लगती है उसे स्पेसिफिक ड्यूटी बोलते हैं। फिजिकल यूनिट यानी कि जैसे मान लो आप एक साइकिल, जो एग्जांपल मॉड्यूल में भी दिया, आप एक साइकिल इंपोर्ट करते हो और मान लो सरकार ने ड्यूटी कितनी रखी हुई है इस पे? 1,000 रुपए। ड्यूटी कितनी रखी हुई है? 1,000 रुपए। तो एक साइकिल इंपोर्ट करते हो, 1,000 रुपए देना है। दो साइकिल इंपोर्ट करते हो, 2,000 देना है। कोई लेना देना नहीं है उसका कि प्राइस उसका क्या है क्या नहीं है। मान लो 5,000 की साइकिल है तो 1,000 रुपए अगर आप ड्यूटी पे कर रहे हो तो कितना परसेंट ड्यूटी पे करना पड़ गया? अरे भाई कैलकुलेशन आपकी माशाल्लाह बहुत स्पीड वाली है, इसलिए मुझे कैलकुलेटर लेना पड़ जाते हैं। मान लो कि आपकी वो एक साइकिल आप खरीदते हो, लॉ ने कितना बोला कि भाई 1,000 रुपए पर पीस, 1,000 रुपए पर पीस पर साइकिल आपको टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि ड्यूटी इंपोर्ट कराने की। अगर इंपोर्टेड साइकिल चाहिए तो 1,000 रुपए ड्यूटी लगेगी। अगर आप एक मंगाते हो तो 1,000 और 10 मंगाते हो तो 10,000। तो स्पेसिफिक ड्यूटी क्या हो गई? नंबर ऑफ आइटम्स पे, उसका वैल्यू पर नहीं होता। अभी जैसे मान लो ये 5,000 रुपए की साइकिल है और अगर 1,000 रुपए एक ड्यूटी देनी पड़ गई तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि 20% हो गया, 20% कस्टम ड्यूटी ले ली। अच्छा सोचो कि साइकिल का भाव, दाम बढ़ गए हैं बाजार में। अब बाजार में अगर साइकिल के दाम बढ़ गए हैं तो ये साइकिल मान लो 5 की जगह बाजार में कितने की मिल रही है? 10,000 की। तो साइकिल तो एक ही आ रही है, ड्यूटी तो एक ही देनी है, 1,000। अब ड्यूटी कितनी रह गई?
10%। यानी कि उसके वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है कि जैसे 10,000 हो गई है साइकिल की कीमत तो हम 2,000 रुपए चार्ज कर रहे, नहीं 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 नहीं। यहां पर जब क्वांटिटी वाइज, फिजिकल यूनिट वाइज अगर सरकार तय कर देती है कि इंपोर्ट पर ड्यूटी कितना लगेगा तो इसे स्पेसिफिक ड्यूटी या स्पेसिफिक टैरिफ कहते हैं। बस इतनी सी बात है। क्लियर है? यस। तो अब मुझे अगर मान लो इसमें एक लाइन लिखानी हो तो मैं कैसे लिखाऊंगा? नहीं, जगह छोड़े हो। हाँ, नीचे लिख लो स्पेसिफिक टैरिफ। स्पेसिफिक टैरिफ में दो, एक दो लाइन लिख लो बस। लिखो इट इज द फिक्स अमाउंट ऑफ मनी, इट इज द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी, इट इज द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी पर फिजिकल यूनिट और according to weight, according to weight or measurement of commodity, measurement of commodity, measurement of commodity imported, full stop। इसका कोई लेना देना नहीं होता प्राइस से, प्राइस से कोई लेना देना नहीं होता। आप मान लो एक लैपटॉप बाजार इंपोर्ट करते हो, उदाहरण के तौर पे सरकार ने बोला कि लैपटॉप के ऊपर ड्यूटी रहेगा 5,000। अभी आप 10,000 वाला लैपटॉप लेकर आओ तो भी 5,000 देना है, अगर आप 40,000 वाला लेकर आओ तो भी 5,000 देना है, अगर आप 2 लाख वाला लैपटॉप लेकर आओ तो भी 5,000 देना है। तो यार ये तो फिर बट ठीक है, कुछ स्पेसिफिक आइटम्स पर सरकार ऐसे ले लेती है, कुछ पर वैल्यू के हिसाब से ले लेती है। जितना वैल्यू में एडिशन होता है उसके हिसाब से ड्यूटीज बढ़ती जाती हैं। सेकंड लिखो, लिखा है आपने एड वैल्यूरम, ये लिखा आपने फर्स्ट। चलो सेकंड इज एड वैल्यूरम टैरिफ। एड वैल्यूरम टैरिफ, एड क्या है? ध्यान से सुनो। जब आपका वैल्यू ऑफ गुड्स यानी कि जितने का माल आप ट्रेड कर रहे हो, जितने का माल आप ट्रेड कर रहे हो, उस ट्रेडेड माल के वैल्यू के आधार पर जब आपसे ड्यूटी वसूल की जाती है, जब आपसे ड्यूटी वसूल की जाती है तो फिर उसे क्या कहेंगे हम? एड वैल्यूरम ड्यूटी। सेकंड लिखा है ना, एड वैल्यूरम ड्यूटी। क्लियर है? ऊपर से ये बात फिर से सुनो, फिर से सुनो। मान लो सरकार ने बोला कि 5,000 रुपए पर हम, एक साइकिल आती है 5,000 रुपए की, साइकिल पर हमारा ड्यूटी होगा 20% ऑफ वैल्यू। वैल्यू कितनी है? 5,000, राइट? अब 5,000 का 20% कितना होता है? 1,000 रुपए। अब कल को मान लो साइकिल का दाम बढ़ता है और ये हो जाता है 14,000, 10,000 हो जाता है, तो 10,000 पर एट 20% ऑफ वैल्यू कितना हो जाएगा? 2,000। अगर इसकी वैल्यू 15,000 हो जाती है तो 15,000 का 20% 3,000। बात समझ में आ रही है? यानी कि जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ड्यूटी भी बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि ड्यूटी का कंप्यूटेशन वैल्यू पर हो रहा है, और स्पेसिफिक में ड्यूटी का कंप्यूटेशन यूनिट पर हो रहा था। उसका वैल्यू बढ़े घटे उससे कोई लेना देना नहीं है, कितना मंगा रहे हो उस हिसाब से हमें ड्यूटी दे दो। सीधी बात। 10 पीस मंगाए, एक पीस का 1,000, 10 पीस का 10,000। अरे सर उसमें 5,000 वाला भी है, 50,000 वाला भी है और 1,500 वाला भी है। एक यूनिट पे 1,000। आपने सुना? एक यूनिट पे 1,000। सर 1,500 वाले का भी 1,000। अरे भाई एक यूनिट पे 1,000, बात खत्म।
कि वैल्यू के हिसाब से चलते हैं कुछ देश, तो वो एड वैलोरम ड्यूटी है, वो दूसरे प्रोडक्ट के लिए है। हमने इस प्रोडक्ट को कैटेगराइज कर रखा है स्पेसिफिक टैरिफ में, तो ये स्पेसिफिक से चलेगा। कुछ कमोडिटीज ऐसी हैं जिन्हें हमने कैटेगराइज कर रखा है एड वैलोरम में, तो बाकी वो सारे एड वैलोरम में आ जाएंगे। क्लियर? यस। इसमें 2 लाइन लिख लो। when the duty is levied as a fixed percentage of value as a fixed percentage of value of the traded commodity, it is called ad valorem tariff. It is called ad valorem duty. Ad valorem duty. It is levied as a constant percentage of. It is LEVIED. It is levied as a constant percentage of monetary value of one unit of the imported goods. सर एड वैलोरम में भी पर पीस ही फिक्स परसेंटेज है या? यही तो बता रहा हूं बाबू। एड वैलोरम में कोई डाउट है क्या भाई? दोनों अलग अलग है, ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे वो जितना मंगाएंगे उस हिसाब से है, जितना 10 आए तो 10 का दो, 15 आए तो 15 का दो। और इधर क्या है कि जितने काम मंगाया उस पर है, जितना वैल्यू का गुड्स मंगा रहे हो उस हिसाब से आपको ड्यूटी लगेगा। दिस इज एड वैलोरम। नंबर 3 पर आ जाओ अभी। नंबर 3 इज मिक्स्ड टैरिफ। मिक्स्ड टैरिफ क्या होता है? दोनों का मिक्स कर दो, मिक्सचर, यानी कि जैसे कि मिक्स टैरिफ मतलब क्या कि आप सरकार को नुकसान नहीं होना चाहिए, सरकार को नुकसान नहीं होना चाहिए। यानी कि सरकार क्या बोलेगी कि आप स्पेसिफिक कैसे कैलकुलेशन कर लो, आप एड वैलोरम से कैलकुलेशन कर लो, दोनों में से जो भी ज्यादा है वो दे दो। फिर से सुन। साइकिल के लिए आपसे क्या बोला? साइकिल के लिए सरकार ने आपसे बोला, एक एग्जांपल ही ले रहे हैं अभी अपन वापस से। साइकिल के लिए क्या बोला आपसे सरकार ने कि यार हम 1000 रुपए पर साइकिल आपसे लेंगे, 1000 रुपए पर साइकिल आपसे लेंगे। और एड वैलोरम ने क्या बोला? 20% ऑफ वैल्यू ऑफ साइकिल। ठीक है। अब मान लो कि अगर साइकिल की वैल्यू है 3000, अगर साइकिल की वैल्यू है 3000 तो इसका 20% क्या हो गया? 600 रुपए। तो सरकार क्या बोलेगी? कितनी ड्यूटी दे दो? 1000 रुपए। कम से कम 1000 तो चाहिए। कि सर आपने 20% काय के लिए बोला? अरे वो 1000 दे दो, 1000 से कम में नहीं होगा। चलो आपने 1000 रुपए दे दिए। अब मान लो साइकिल का वैल्यू कितना हो गया? 4000 हो गया। तब 20% आपने कैलकुलेट किया, दैट इज 800। कितना देंगे? 1000 देंगे। मान लो साइकिल का कीमत हो गया 6000 रुपए, 6000 को 20%, दैट इज 1200। तो कितना देंगे? 1200। बहुत आराम खोरी है ये तो।
ये तो चोट्टा बनती है यार, गलत बात है, मजा ही नहीं आया आपने को तो। यानी कि अगर साइकिल की कीमत 10,000 हो गई तो 20% यानी कि 2,000 लेंगे। अगर साइकिल की कीमत 2,000 रुपए है तो 20% 400 रुपए लेने चाहिए। लेकिन सरकार ने क्या बोला ना, मजा हमें आना चाहिए। किसे मजा आना चाहिए? सरकार को। तो सरकार कौन? मोदी सरकार। तो मोदी सरकार बोल रहा है कि यार मजा नहीं आ रहा है। बोलते मोदी जी। तो मोदी जी को क्या आना चाहिए? मजा आना चाहिए। तो उनके मजे के लिए क्या करेंगे अपन? मेहनत करेंगे। तो ये मेहनत क्या कर रहे हैं? या तो पर यूनिट दे दो या फिर ये दे दो, दोनों में से जो भी ज्यादा हो दे दो, बस दे दो। इसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड टैरिफ। ठीक है, इसको लिखवा दू एक लाइन। समझ में आया? बहुत बढ़िया। आप जैसा कोई मतलब है ही नहीं, है ये नहीं साला। तुम जैसा कोई है ये नहीं साला। एक नंबर चीज हो रहे तुम लोग। हाँ, एक नंबर सच। लिखो मिक्स्ड टैरिफ या मिक्स्ड टैरिफ। टैरिफ, मिक्स्ड टैरिफ। लिखो मिक्स्ड टैरिफ। Mixed tariffs are expressed either on the basis of value। यार मैं डायरेक्ट वो लिख दूं क्या? एड वैलोरम तो समझ जाओगे, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू है कि पूरा लिखो? either on the basis of value of on the basis of value of imported goods or on the basis of unit of measure। on the basis of unit of measure, on the basis of unit of measure of imported goods। दिख रहा है आपको साफ? हाँ, imported goods, unit of measure of imported goods, depending on which generates the most income, which generate the most income for the nation। देश को कौन ज्यादा इनकम जनरेट करके दे रहा है? फॉर द नेशन। फॉर एग्जाम्पल ड्यूटी ऑन कॉटन 5% ऑन वैल्यू और 5% ऑन वैल्यू और 3,000 per ton, whichever is higher। whichever is higher, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो लग जाएगा। Mixed tariff are expressed either on the basis of value of imported good। value of imported goods का मतलब क्या है? एड वैलोरम ड्यूटी लगेगी या फिर on the basis of unit measure of imported goods, यानी कि आपको स्पेसिफिक ड्यूटी लगेगी। यस, लेकिन
कौन सी वाली लगाएंगे? जो ड्यूटी नेशनल इनकम को बढ़ाती है ज्यादा। तो ज्यादा मतलब विच एवर इज हायर, दोनों में से जो भी ज्यादा हो गई, यानी कि सरकार ने यहाँ पे अपना फायदा देख लिया। क्या समझ में आ गया? नेक्स्ट इज कंपाउंड टैरिफ्स। कंपाउंड टैरिफ, बड़ा करो, कहां पर एग्जाम्पल? आप लिख चुके हैं, आप लोग इधर की दुनिया इधर, तो बड़ा किसके लिए चाहिए तुझे? तो ये तेरी कॉपी में लिख लेगा ना भाई, एक बंदा लिख चुका है तो आप उसकी नोटबुक में से लिख लो। सर आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के रिवीजन लेक्चर्स हैं क्या? नहीं, वो एक बहन पढ़ाती है, बहुत अच्छा पढ़ाती है। वो पढ़ाती है ना एक अपनी, सौम्या मैम, सौम्या मैम है, हाँ बहुत फाड़ पढ़ाती है, आग लगा देती है, मजा आ जाएगा। चलो, कंपाउंड टैरिफ। कंपाउंड टैरिफ का मतलब क्या होता है? कंपाउंड टैरिफ यानी कि यहाँ पे सरकार क्या हरामखोरी, दोनों ले लो। नहीं नहीं, टैक्स पे टैक्स नहीं, ये भी ले लो, ये भी ले लो, दोनों ले लो। अरे भाई, दोनों ले लो मतलब क्या हो गया कि एड वैलोरम ड्यूटी भी ले लो, क्वांटिटी पर भी ले लो, दोनों ले लो। अभी पहला क्या था? वैल्यू, पहला क्या था? क्वांटिटी पर ले लो, फिर वैल्यू पर ले लो, फिर दोनों में से जिसमें सरकार को ज्यादा मजा आ रहा वो ले लो, चौथा दोनों ले लो। और अगर महाराष्ट्र में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? दोनों भी ले लो, भी लगा देते फ्री में, यहां भी फ्री होता है, दोनों भी ले लो, दोनों भी ले लो। हाँ, कंपाउंड टैरिफ। तो बस अगर बात करें ना, दोनों ले लो समझ आ गया तो खत्म, ये खत्म हो गया। इसमें एड वैलोरम, इसमें एड वैलोरम और वो दूसरा वाला क्या नाम है तुम्हारा, स्पेसिफिक, ये दोनों शामिल होता है। तो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एड वैलोरम एंड स्पेसिफिक टैरिफ, लिख दो। It is a combination of, it is a combination of ad valorem and कौन सा था? स्पेसिफिक टैरिफ। इधर ही लिख देता हूं ना, स्पेसिफिक टैरिफ। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एग्जांपल लिख लो एक साथ में, ड्यूटी ऑन चीज, से चीज, ड्यूटी ऑन चीज, duty on cheese at the rate 5%, the rate 5% ad valorem, ad valorem duty plus 50 पर, नहीं 100 पर केजी, रुपी 100 पर केजी। बाहर से अगर आपको चीज या मंगाना है, ज्यादा चीजी चीजी होना चाहते हो, तो फिर चीज पे 5% तो आपको उसकी जितने का मंगा रहे हो उसका 5% भी दियो, और जितने किलो मंगा रहे हो 100 रुपए किलो के हिसाब से वो दियो। अगर सरकार दोनों चाहती है तो कंपाउंड, कंपाउंड कर दो दोनों को, तो कंपाउंड हो गया। मिक्स्ड इज दोनों में से जो भी ज्यादा हो। क्लियर है? तो नंबर 4 पर आ जाए, इतना लिख लो। लिखो रे, टेक्निकल एंड अदर टैरिफ। टेक्निकल एंड अदर टैरिफ में क्या होता है यार, एक सेकंड, आप लोग रुकना, मैं आ रहा हूं इनसे मिलके, है ना। टेक्निकल एंड अदर टैरिफ क्या होता है कि जैसे मान लो आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो और उस प्रोडक्ट में बहुत सारे अलग अलग, कोई मंगा रहे हो, बना रहे हो नहीं सॉरी, इंपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट में बहुत सारे अलग अलग कंटेंट्स मिले हुए हैं। जैसे मान लो आप सोलर पैनल मंगा रहे हो, तो सोलर पैनल के साथ एक तो पैनल आएंगे और उसके साथ में क्या आएगी, बैटरी भी आएगी, ठीक है। तो दोनों पे हो सकता है अलग अलग रेट ऑफ ड्यूटी लगे।
दोनों पे हो सकता है अलग अलग टाइप्स ऑफ ड्यूटी लगे। मान लो कि सोलर पैनल पे तो लग रही है वैल्यू के हिसाब से और बैटरी पे लग रही है किलो के हिसाब से, तो हर कंटेंट के हिसाब से अलग अलग। अगर एक ही प्रोडक्ट के अंदर तीन, दो या दो से ज्यादा अलग अलग कंटेंट्स हैं और दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो उस पर अलग अलग ड्यूटी हो सकती है। इसे टेक्निकल ड्यूटी बोलते हैं। ठीक है, लिख लो एक लाइन, एक लाइन लिख लो, फिर मैं आ रहा हूं। इधर पानी उधर रखा है, मेरा पानी ठंडा हो गया होगा। लिख लो एक लाइन, एक लाइन लिख लो। कहाँ गई लाइन? दीज आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस, मैं लिखूं क्या? लिखें दीज आर कैलकुलेटेड, जी, दीज आर calculated on the basis, on the basis, कुठे गेला? इथे गेला. On the basis of specific, on the basis of specific contents of goods imported. जो कंटेंट आप इंपोर्ट कर रहे हो, जो उसके अंदर पार्ट्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स के हिसाब से कंपोनेंट, कंपो, कंपेंट कर दिया मैंने ना, अरे यार, कंपोनेंट्स के हिसाब से क्या करेगी सरकार? उस पे लग देगी। जैसे एग्जाम्पल भी डाल देते, सोलर का एग्जाम्पल दिया गवर्नमेंट ने यहाँ पे, एग्जाम्पल जैसे सोलर पैनल है, तो सरकार ने बोला क्या कि 3,000 रुपये प्रति पैनल, पर पैनल, और उसकी बैटरी है, तो बैटरी का क्या बोला कि ₹50 पर केजी। हाँ, सोल पैनल, अब ठीक है, ठीक है भाई। सोलर पैनल, सोलर पैनल जो है, तो उस पे सरकार ने बोल दिया कि यार आप ड्यूटी जो है एक पैनल पे 3,000। अब एक बैटरी पे क्या ड्यूटी वो लगाएं, क्योंकि बैटरी की वैल्यू भी बहुत कम होती है, तो उन्होंने बोला किलो के हिसाब से लगा लेते हैं, क्योंकि वजनदार वही होती है, पैनल तो बड़ा हल्का सा होता है। तो चलो खैर, वो सरकार ने क्या सोचा होगा वो खड्डे में जाए यार। अपन तो ये देख रहे हैं कि अगर कोई चीज टेक्निकल चीज है, तो हर चीज के हिसाब से, उसके कंपोनेंट के हिसाब से सरकार अलग ड्यूटी लगाती है अगर, तो इसे टेक्निकल टैरिफ कहते हैं। बात समझ में आती है क्या? यस। चलो, तो अपने 4-5 कितने हो गए? ये 5 हो गए। ये 5 अपन इतना खत्म करते हैं आज के लिए, यहाँ पर रोकते हैं। बाकी के टैरिफ हम डिस्कस करेंगे कल, होपफुली कल खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे हम कल। बाय 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 बाय। शाम को अगर हुआ तो मैं आपको मैसेज डाल दूंगा कि कितने बजे का सेशन है, अगर हुआ तो। ठीक है, और होपफुली होगा। चलिए, बाय बाय।